अमेरिका अपनी दादागिरी और अपनी नीतियों को अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाली नीतियों को अफ्रीकी और एशियाई देशों में थोपने के लिए कुख्यात है। अभी अमेरिका में भारत के और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही थी, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत को कुछ उल्टा सीधा कहते हुए कहा कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन पर अमेरिका की तीखी नज़र बनी हुई है। इस पर हमारे विदेश मंत्री एस रविशंकर ने भी उनको पलटवार करते हुए काफ़ी तीखा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघनों पर भी भारत की पैनी नज़र है और हमारी भी नज़र आप पे बनी हुई है और आपको पहले अपने यहाँ की नस्लीय हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों के घटनाओं पे काबू पाना चाहिए, उसके बाद आप हमें कुछ कहिए। अमेरिका ठगा सा रह गया और उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत उसको ऐसा पलटवार दे सकता है। दरअसल हमारा देश शुरुआत से ही, जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत एक विश्व शक्ति, एक सैनिक विश्व शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिटलर के सैनिकों का नाम सुनते ही ब्रिटेन के अधिकारियों, सैनिकों, राजनेताओं की पैंटें गीली हो जाया करती थीं, उस समय भारत से गए हुए सैनिक जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने ब्रिटेन की साख को बचाया और उनकी मिट्टी पलीद होने से बचाई, अन्यथा ब्रिटेन पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। इन भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन को ऐसे ऐसे मोर्चों पर विजय दिलाई जिनकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पे हमको जीत मिलेगी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध कुछ समय तक चल चुका था, तब ब्रिटेन में ये हालात हो गए थे कि ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी अपने साथ लड़ने वाली सेनाओं में भारतीय सैनिकों की डिमांड करने लगे थे। उनमें मारामारी मच गई थी कि हमारे साथ भारतीय सैनिक जाएंगे, हमारे साथ भारतीय सैनिक जाएंगे। जब इस पे वहाँ पे इसके कारणों को जानने का प्रयास किया गया तो पता चला कि जिन जिन मोर्चों पर भारतीय सैनिक लड़ने गए थे, उन सभी मोर्चों पर ब्रिटेन को जीत मिली है, जबकि वे ऐसे मोर्चे थे जिनमें पक्का उम्मीद थी कि इन मोर्चों पर गए हुए सैनिक, जो भी ब्रिटेन की तरफ से सैनिक और अधिकारी गए हैं, ये कभी जीवित नहीं लौटेंगे। जबकि उन्होंने झंडे बुलंद करके, दुश्मनों के दांत खट्टे करके, उनको मार कर, भगा कर, खदेड़ कर वहाँ पे विजय प्राप्त कर लिया। तो यह देख करके अंग्रेजी अधिकारियों की आंखें फटी फटी रह गईं और वो अपनी जान बचाने के लिए और विजय को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सैनिकों की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि ये सैनिक कम से कम संसाधनों की मांग करते हैं और ब्रिटेन के सैनिकों के मुकाबले 10 गुना लड़ते हैं। मतलब एक भारतीय सैनिक ब्रिटेन के 10 सैनिकों से भी अधिक क्षमता से लड़ता है। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि ब्रिटेन की महारानी उस विश्व युद्ध में घायल हुए सैनिकों का हाल चाल जानने के लिए, उन सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए अस्पताल में उनसे मिलने गई थी, उनसे बाकायदा हाथ मिलाई थी। ऐसा उन सैनिकों द्वारा अपने परिजनों को लिखी हुई चिट्ठियों से स्पष्ट होता है। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इन चीज़ों को पूरी तरह से दबा दिया। इन वीर सैनिकों को, जो ब्रिटेन की तरफ से भारत के वीर सैनिक लड़ने के लिए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध को, इनका नाम इन धूर्त इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों से मिटा ही दिया। इनका कहीं कोई जिक्र नहीं, जबकि विदेशी साहित्य में इन पे साहित्य लिखे गए हैं, इन पे फिल्में बनी हैं और तमाम साहित्य इन पे उपलब्ध हैं, लेकिन भारतीयों ने इनको पूरी तरह से भुला दिया। भारतीय इतिहासकारों ने यहाँ की जनता को इससे छुपाने का पूरा प्रयास किया। तो भारतीयों ने ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में अच्छी विजय दिलाई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन वासियों के कान खड़े हो गए। उनको समझ में आ गया कि जब ये भारतीय जर्मन जैसे, हिटलर जैसी ताकत का विनाश कर सकते हैं तो फिर ब्रिटेन इनके आगे कुछ नहीं है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जर्जर हो चुका था, वह भारत पे अपना शासन बनाए रखने में समर्थ नहीं था। तो उन्होंने कहा, और द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने यह भी घोषणा कर दी थी ब्रिटेन ने कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो भारत को हम स्वतंत्र घोषित कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। अब युद्ध जीतने के बाद हालात यहाँ तक हो गए थे कि भारतीय सैनिक सरदार पटेल और इन नेताओं को सैल्यूट करने लगे थे और अंग्रेज अधिकारियों का बाइकाट करने लगे थे। इनके खिलाफ नौसैनिकों ने कुछ विद्रोह तक कर दिया था, जिसको सरदार पटेल ने संबोधित करके शांत किया था। इन सब स्थितियों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हमें लात मार के यहाँ से भगाया जाए, इससे अच्छा है कि अपनी इज्जत बचाते हुए यहाँ से इनको स्वतंत्र करने का नाटक करते हुए चुपचाप भाग जाते हैं। और भारत उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। उस समय भारत के पास बहुत ज़्यादा सैनिक थे।
दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस इन सब के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा सैनिक थे जो पूरी दुनिया में विश्व युद्ध लड़ने का अनुभव प्राप्त कर चुके थे और अजेय सैनिक थे। कोई भी देश इनका मुकाबला करने में समर्थ नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने इस देश को आज़ाद करते समय अपनी धूर्ततापूर्ण चाल चली कि इस देश का नेतृत्व ऐसे मूर्ख नेता के हाथ में सौंप दो जिसको सैन्य या सामरिक विषयों की कोई भी जानकारी ना हो और इस महान मोड़ पर खड़े हुए इस महान देश को विनाश एकदम से कमज़ोर कर डाले अपनी मूर्खताओं के चलते। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और फिर जब इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन नहीं शायद प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशियों का चुनाव हुआ था कांग्रेस में, तो उसमें जो है 11 या 13 वोट मिले थे पटेल जी को। एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, सर्च करके देख सकते हैं। और नेहरू को 0 वोट मिला था। 1-2 वोट नहीं मिले थे क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं डाले थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने माउंटबेटन और गांधी के द्वारा दबाव बनाते हुए अपना एजेंडा सेट करने के लिए, अपने हित साधने के लिए नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। और उसके बाद आज़ादी के साथ साथ ही भारत का विभाजन किया पाकिस्तान के रूप में। और पाकिस्तान का विभाजन करने के साथ ही भारत के सैनिकों का भी बंटवारा कर दिया सैन्य शक्ति के रूप में, इसे कमज़ोर करने के लिए। इसके बाद भी, इससे पहले आज़ाद करने से 6 महीने साल भर पहले से जब इनको लगा था कि हम आज़ाद कर देंगे इस देश को, उस समय से ही ये भारत को कमज़ोर सैन्य रूप से पंगु बनाने के लिए भारतीय सैनिकों की इन्होंने छटनी करनी शुरू कर दी थी। तो इतने धूर्त और कमीने ये अंग्रेज़ हैं। इस तरह से इन्होंने भारत को एक महान सैन्य शक्ति से कमज़ोर करने का पूरा प्रयास किया। ये अंग्रेज़ और अमेरिकी हमेशा से जानते थे कि भारत हमेशा से इनको आंख दिखाने के लायक था, आज़ादी के बाद से ही, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही। लेकिन इन्होंने हमारे नेतृत्व को प्रभावित करके हमें हमारे देश में कमज़ोर नेतृत्व बना रहे, इसके लिए व्यवस्था और कुचक रचते हुए एक कमज़ोर देश हो, ये हो, दुनिया भर के प्रचार माध्यमों के द्वारा और इन सब के द्वारा बताए रखा। जबकि ये हमेशा से जानते थे कि भारत इतना शक्तिशाली है कि इनको आंख दिखा सकता है शुरुआत से ही। तो आज जब हमारे विदेश मंत्री ने इन अमेरिकियों को आईना दिखाया है इन्हीं की भाषा में, तो मन बड़ा गदगद हो गया है एकदम से। और अमेरिका को तो काटो खून नहीं, बहुत ही अच्छा है, वाकई बहुत प्रसन्नता हो रही है। अमेरिका पे बात ही हो रही है तो ज़रा सा और बात कर लेते हैं पश्चिमी सभ्यता पर। पश्चिमी विज्ञान, पश्चिमी दर्शन, पश्चिमी चिंतन जो कुछ भी है, यह ज़्यादातर मूल रूप से सुकरात और अरस्तु के विचारों पर आधारित है। सुकरात, अरस्तु, हिप्पोक्रेट और सब ऐसे ही तमाम लोग हैं, इन्हीं सब पे आधारित सब चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ की अभी आप शुरुआत करिए पढ़ने पे तो विज्ञान के भी शुरुआत इन्हीं में से कोई मिल जाएंगे। इनके दर्शन इत्यादि के तो जनक यही हैं, सुकरात और अरस्तु ही। अब इनके दर्शन की जड़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। सुकरात और अरस्तु के दर्शन में से एक अजीब सी बात है, ये स्त्रियों के बारे में इनके विचार जान करके हम जानने का प्रयास करते हैं कि कितने उच्च इनका दर्शन है। जो हम भारत को दुनिया भर की नसीहत दिया करते हैं, भारत को स्त्री अधिकारों और स्त्री स्वतंत्रता और दुनिया भर के स्त्री विषयों पर ज्ञान और सीख दिया करते हैं, हम देखते हैं आज स्त्री की पश्चिम में क्या दशा है और उसका आधार क्या है, और भारत को इन मूर्खों की अंधी नकल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दरअसल एक बात मैंने कहीं पढ़ा था, महादेवी वर्मा से कुछ महिला पत्रकारों ने और उस समय के महिला कार्यकर्ताओं ने, एक्टिविस्ट ने पूछा कुछ महिलाओं की, भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में, उनकी स्वतंत्रता और ऐसे ही तमाम विषयों पे। तो उन्होंने कहा कि स्थिति, स्वतंत्रता और ये सब तो मनुष्यों के होते हैं, महिलाओं के होते हैं, आप सब महिलाएं कहाँ हैं, आप सब तो व्यंजन हैं। उन्होंने एकदम सही कहा था। ये पश्चिमी अंधानुकरण करते हुए मनुष्य को उसकी गरिमा से गिरा करके उसको उपभोक्ता और स्त्रियों को उसकी गरिमा से पतित करके व्यंजन बनाने पर तुले हुए हैं। दरअसल हम बात करते हैं अरस्तु और सुकरात पे, जिन पे पूरा पश्चिमी दर्शन टिका हुआ है। तो स्त्रियों के बारे में इनके सुंदर विचारों को सुनिए, और कहीं पश्चिमी विचारधारा के प्रतीकों के फ़ोटो मिल जाए तो उनको जूते लगाइए 4, या जो भी आपके सामने इनकी डींगे हाँके उनको अच्छे से जवाब दीजिए। तो अरस्तु और सुकरात के अनुसार कि स्त्री
स्त्री की आत्मा नहीं होती है। स्त्री की आत्मा नहीं होती है, वह ऐसे होती है जैसे मेज और कुर्सी होती है, वस्तुओं की तरह। सुकरात और अरस्तू का कहना है। इनके अनुसार स्त्री ऐसे होती है जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जब चाहे पहने, जब चाहे उतार के फेंक दिए। अरस्तू का कहना है कि चूँकि हम हमेशा कपड़े नहीं पहन सकते जिस तरह से, इसी तरह से हमेशा स्त्रियों को भी साथ नहीं रख सकते हैं। ये इनके उच्च विचार हैं। इन्हीं पे पूरा पश्चिमी दर्शन और धर्म अगर कुछ है इनके नाम पे इनके पास, तो इन्हीं विचारों पे टिका हुआ है। किसी भी दार्शनिक या चिंतक ने इन विचारों को खंडित करने का दुस्साहस नहीं किया, चाहे जितने बड़े दार्शनिक या चिंतक हों, इन्हीं पे इनका पूरा दर्शन टिका हुआ है। तो हंसी आती है ना, अंधा अनुकरण जो हमारे देश के लोग इन पश्चिमियों का करते हैं। केवल कपड़े पहनने से, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से, थोड़ा लफाजीदार भाषा बोल लेने से, अपनी ज़बान को टेढ़ा करके अजीब अजीब से उच्चारण कर लेने से, थोड़ी चमक दमक वाली गाड़ियाँ और ऐसी चीज़ें ले लेने से ही कोई विकसित नहीं होता है। विकास अलग ही चीज़ है। अंग्रेज़ भी जब भारत में आए तो जाहिल और कमीने थे। अंग्रेज़ जब आए तो उनके देश की हालत ऐसी थी, वहाँ पे बर्फ़ था, खाने पीने को नहीं आटता था। केवल इन मूर्खों ने बर्फ़ का इंजन, भाप का इंजन आविष्कृत कर लिया था और फिर दुनिया भर की मशीनें बनाई, पूरी दुनिया के आसपास के देशों पर कब्जा किया, वहाँ से कच्चा माल लिया, वस्तुओं का निर्माण किया और उनको बेचने के लिए दुनिया भर में तमाम देशों की खोज करना शुरू किया। वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पे अपना सामान बेचा। चूँकि ये आदिम थे, अविकसित थे, सब असभ्य थे, तो वहाँ के बाज़ारों में इनके उत्पाद टिक नहीं पाते थे क्योंकि ये बड़े आदिम थे। तो वहाँ के बाज़ारों को नष्ट किया, वहाँ के कारीगरों को मारा। ये हमारे देश में जैसा किया उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। अभी 200 साल पुरानी बात है, 200-250 साल पुरानी बात है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। आराम से सब कुछ खोजा जा सकता है, सब कुछ उपलब्ध है, ऑन रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ के बाज़ारों को यहाँ के नष्ट किया, जलाया, यहाँ के कारीगरों को मारा ताकि अपना ये अनगढ़ उत्पाद हमारे बाज़ार में बेच सकें। तो ये अंग्रेज़ों की सभ्यता है। अंग्रेज़ जब भारत में आए तो जाहिल कमीने थे, यहीं पे आके इन्होंने सभ्यता सीखी, थोड़े सभ्य हुए। उसके बाद फिर हमें आज ये सभ्यता सिखाते हैं। अब हम आते हैं भारतीय धर्म और दर्शन पर। भारतीय धर्म और दर्शन के अनुसार स्त्री संसार की सबसे पवित्रतम चीज़ है। ये भारतीय धर्म और दर्शन का कहना है, सुनिएगा। और फिर इन धूर्त पश्चिमियों के दर्शन से हमारे दर्शन का कंपैरिजन करिएगा। हालांकि कोई साम्यता नहीं है इसकी, जैसे सूरज को दिया दिखाना हो, उससे भी लघुतम बात होगी ये। मतलब मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता इन दो चीज़ों की तुलना करने के लिए। कहाँ भारतीय दर्शन और साहित्य की गरिमा है और कहाँ इन मूर्खों का दर्शन है। थूकने का भी मन नहीं करता इस पर। तो भारतीय धर्म और दर्शन के अनुसार स्त्री संसार की सबसे पवित्रतम चीज़ है और मनुष्य या पुरुष इसलिए पवित्र है क्योंकि वह स्त्री की कोख से जन्म लेता है। और युवा पुरुष जब तक कुंवारा होता है तब तक वह एक तरह से अपवित्र ही होता है। उसमें पवित्रता का कुछ अंश तब आना शुरू होता है जब वह पति बनता है या उसका विवाह होता है, इसके बाद से आना शुरू होता है। तो इस बात के साक्ष्य में, समर्थन में उस दार्शनिक भारतीय धर्म दर्शन कहता है, इस बात के समर्थन में भारतीय धर्म दर्शन कहता है कि पुरुष का मन बहुत ही चंचल होता है और वह ऐसी ऐसी फंतासियाँ, ऐसे ऐसे मंसूबे बांधता रहता है कि एकदम सनक ही जाए। अगर स्त्री ना हो तो वह एकदम से सनक ही जाए। स्त्री रहती है तो उसको काबू करती है। स्त्री का साथ मिलने से पुरुष अपने मन को काबू करके उसको सही दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में समर्थ हो पाता है। तो ये इन दो भारतीय और विदेशी, भारतीय और पश्चिमी, भारतीय और गैर भारतीय दर्शन और चिंतन का ये स्तर है। कहाँ भारत है और कहाँ ये आज अपने आप को सभ्य कहने वाले लोग हैं जो हमें स्त्री शिक्षा पे ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो इस पश्चिमी धर्म और दर्शन की बुनियाद पर खड़ी आधुनिक पूरी सभ्यता जो है स्त्री को एक उपभोक्ता वस्तु की तरह से मानती है। और चाहे जितनी ही वहाँ पे स्त्री अधिकार और इन सब की दुहाई दी जाए, लेकिन वह एक वस्तु की तरह ही ट्रीट की जाती है। और स्त्री स्वयं भी वहाँ पे अपने अधिकारों की दुहाई देते हुए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हुए दोयम दर्जे की पुरुष बनती हुई प्रतीत होती है या फिर दोयम दर्जे की पुरुष बन गई है। जैसे
गुलाब का फूल कोई कहे बहुत श्रेष्ठ है और गेंदे के फूल को भी गुलाब का फूल बनने के प्रयास करने पड़े तो समझ लो उसका व्यक्तित्व तो गया, वह मर ही गया। स्त्री स्त्री की तरह श्रेष्ठ है, उसके व्यक्तित्व की अलग गरिमा है। अगर उसको अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए पुरुष की नकल करना पड़े या पुरुष के जैसा होने का प्रयास करना पड़े तो वह तो एकदम से हार ही गई। उसने अपनी हार और अपनी निम्नता और पुरुष की श्रेष्ठता को स्वयं ही स्वीकृति दे दी। उसने अपनी निम्नता और पुरुष की श्रेष्ठता को स्वयं ही स्वीकृति दे दी, उस पर स्वयं ही मुहर लगा दी उसने कि पुरुष श्रेष्ठ है। तभी तो वह पुरुष जैसा बनने का प्रयास कर रही है। स्त्री को पुरुष जैसा बनने का प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। स्त्री स्त्री की तरह श्रेष्ठ है, उसके व्यक्तित्व के अलग आयाम हैं। पुरुष पुरुष की तरह श्रेष्ठ है, उसके व्यक्तित्व के अलग आयाम हैं और इन दोनों के कंपैरिजन नहीं किए जा सकते हैं। कुछ हैं जिन स्थितियों में पुरुष का व्यक्तित्व आवश्यक है और कुछ ऐसे आयाम हैं जहाँ पे स्त्री का व्यक्तित्व आवश्यक है। इनमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये ऐसे हैं तो ऐसे हैं। एक दूसरे की नकल करने की या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता का आधार है कि जब तक एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को खड़ा करके उनको एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक इनके व्यवस्था चलाने वाले जो व्यवस्थापक हैं, इस पूरी पश्चिमी व्यवस्था को जो हमारे देश पे भी थोप रखा है और पश्चिमी देशों में भी जो व्यवस्था चलती है, इसके जो व्यवस्थापक हैं, इन लोगों का एजेंडा तब तक सेट नहीं हो सकता। तो हर स्तर पर इन्होंने हम लोगों को लड़ा रखा है। स्त्री पुरुषों को लड़ाओ, इस सवर्णों को इन निम्न वर्णों से लड़ाओ, इस तरह से उत्तर भारत वालों को दक्षिण भारत वालों से लड़ाओ। मतलब हर तरह हर लोगों को लड़ाते ही रहो, तभी इनका एजेंडा चल सकता है। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। जय हिंद।